वेलकम टू जीके क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये इसका फुल फॉर्म है एनईपी का। एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। बट ये जो अभी आई है शिक्षा नीति वो कौन सी है? वो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बट अगर एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी मत कीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये 34 सालों के बाद आई है। 34 ईयर के बाद 2020 में आई। और इसके पहले भी जो है 2 बार आ चुकी है और ये हमारी तीसरी नई शिक्षा नीति है। पहले कब आई थी? एक आई थी 1968 में, उसके बाद आई 1986 में, और इसी बीच में 1992 में भी आई थी, बट इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। एंड देन अभी आई 2020 में, तो इसको तो काउंट ही नहीं किया गया है क्योंकि इसमें इम्प्लीमेंट होने थे वो नहीं हुए। तो 3 जो नई शिक्षा नीति है, जो 3 हमारी शिक्षा नीति है, 1968 में एक 1986 में, और अभी जो आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो 2020 में आई है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इसमें, और कुछ इसके साथ ही हम इससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे जो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो ये नई शिक्षा नीति है ये किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? तो जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं, पूर्व साइंटिस्ट हैं कस्तूरी रंगन, इनकी अध्यक्षता में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को तैयार किया गया। तो इसके अध्यक्ष कौन है याद रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है तो वो है कस्तूरी रंगन। अब चलिए दूसरा देखते हैं। आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको इसे एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 में केंद्र सरकार द्वारा जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है खर्च किया जाएगा? तो वो कितना किया जाएगा? 6%। 6% जो है वो नई शिक्षा नीति 2020 में केंद्र सरकार द्वारा जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उस पर खर्च किया जाएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, ये इसका पुराना नाम है MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, ये इसका पुराना नाम है, और इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो इसका कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब इसका ये नया नाम कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि पुराना नाम MHRD का नया नाम क्या हो चुका है? तो वो हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो है शिक्षा मंत्रालय। तो ये भी याद रखिएगा। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2, अभी तक जो हमारा एजुकेशन जो हमारा चल रहा है वो 10+2 तक था। जैसे कि मान लीजिए आपको 9th से लेकर 10 तक, उसमें ऐसा नहीं था कि मान लीजिए अगर आपने 9th में लिया है, कोई आपको अपना जो स्ट्रीम चेंज करना है, साइंस लिया है तो आपको 10th में भी वही पढ़ना है। अगर आपने आर्ट्स लिया है तो वो आपको 10th में भी वही पढ़ना है। बट अब क्या किया गया? अब उसको फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। अब 10+2 जो शिक्षा नीति है उसका न्यू पैटर्न क्या किया गया है? 5+3+3+4। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, और इसको मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, वो सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो 5+3+3+4 है ये एज नहीं है, ये क्या है? ये नंबर है। पहले क्या होता था कि 10+2 मतलब 12 साल तक जो स्टेट गवर्नमेंट है, जहां पर भी आप पढ़ाई करते हो, तो जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो आपकी शिक्षा पर, आपकी एजुकेशन पर 12 साल तक क्या करती थी? नजर रखती थी। बट अब कितने साल तक रखेगी? अब रखेगी 15 साल तक। अब 15 साल तक नजर रखेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 12 साल तक नजर रखती थी तो अब आपका जो है 15 साल तक रखेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपका जो वो टाइम है वो बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले क्या होता था कि 6 साल से 6 ईयर, जब बच्चे की उम्र जो है 6 साल से हो जाती थी तब से वो स्कूल में जाता था क्लास फर्स्ट में। बट अब क्या होगा? अब वो 3 साल से ही जाने लगेगा। तो जो पहले जो
ये 12 साल और यहाँ पे जो 15 साल दिया है, तो पहले 6 साल से स्टार्ट करता था, अब कितने से करेगा, 3 साल से ही। मतलब अब पहले से ही बच्चों को स्कूल में भेजना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये जो 5+3+3+4 है, ये क्या है, ये एज नहीं है, ये केवल क्या है, एक नंबर है कि कब से जो बच्चा है वो स्कूल में जाना स्टार्ट करेगा। तो इसके अंदर जो है 4 स्टेजेस हैं, इसके अंदर 4 स्टेज है। जैसे कि मान लीजिए जो पहला है फाउंडेशन स्टेज, यहाँ पर लिखा भी हुआ है फाउंडेशन जो स्टेज है, फाउंडेशन स्टेज है, उसमें क्या होगा कि बच्चे को 5 साल तक, ये जो 5 है ये नंबर है, 5 साल तक बच्चे को जो है 5 साल तक फाउंडेशन स्टेज में रखा जाएगा। मतलब कि 3 से 8, जब बच्चा जो है 3 से 8 वर्ष का हो जाएगा तब तक उसको कहाँ रखेंगे, फाउंडेशन स्टेज में ही। और यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या होता था कि जो बच्चे हैं उनको क्लास फर्स्ट से, नर्सरी से ही उनका एग्जाम होने लगता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब बच्चे को क्लास 3 साल तक, मतलब इस 5 वाले में 3 साल तक बच्चे को क्या कराया जाएगा, केवल जो है उनको प्ले स्कूल जैसे उनको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें क्या होगा कि बच्चे का कोई भी एग्जाम नहीं होगा, उनको जैसे मन होगा, अगर उनका मन है मिट्टी में खेलने का, उनका मन है पेंटिंग करने का, वो सारी चीजें वहां पर कर सकते हैं। कोई ड्रेस कोड नहीं है, जैसा चाहे वैसा कपड़ा पहन कर आ सकते हैं, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो कस्तूरी रंगन समिति है उनकी अध्यक्षता में ये सारी चीज़ों को देखा गया कि बच्चा जो है क्यों स्कूल में जाने से डरता है, उसका स्कूल से क्यों नहीं लगाव है, वो क्यों स्कूल से बार बार भागने की कोशिश करता है, हर दिन बहाना बनाता है। तो वो इनकी जो रिपोर्ट तैयार की गई तो उसमें कुछ चीज़ें आई कि जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाना इसलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि उनको घर जैसा, फैमिली में जैसा उनको घर पे जो फैसिलिटी मिलती है वो सारी चीज़ें उनको स्कूल में नहीं मिलती है। मान लीजिए बच्चा घर पे खेलता है, कूदता है, दौड़ता है, उसका जो मन करता है वो करता है, बट स्कूल में क्या होता है कि उसको एक क्लास बंद, वहीं पे उसको रहना है, उसको जो चीज़ें उसका मन हो रहा है वो सारी चीज़ें वो नहीं कर सकता है। एग्ज़ाम का डर रहता है, इस वजह से बच्चे का मन नहीं होता है, वहां पर खेल नहीं सकता है। इस वजह से जैसा जो उसको घर का जैसा माहौल है वैसा ही एनवायरनमेंट उसको स्कूल में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि बच्चे का जो मन है वो स्कूल में लगे, वो बार बार जो उसके अंदर डर आता है एग्जाम का और वहां से भागने का, वो चीजें खत्म हो जाए। और इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर स्कूल जाने के लिए क्या होगी कि क्यूरोसिटी जगेगी। ये सारी चीजें इसीलिए की गई हैं। इसीलिए फाउंडेशन स्टेज में क्या किया गया है कि जो एग्जाम है उसे खत्म कर दिया गया है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, इसमें केवल और केवल बच्चे खेलेंगे, पेंटिंग करेंगे। तो 3 साल तक तो बच्चे का खेलने कूदने में इतने में ही चला जाएगा। उसके बाद से जो 2 साल है फाउंडेशन स्टेज में, जो 3 साल तक तो बच्चा जो है सिर्फ खेलेगा, दौड़ेगा, पेंटिंग करेगा। उसके बाद से जो दूसरा साल है 2 साल, उसमें बच्चा जो है 1 और 2 क्लास 1 और 2 में चला जाएगा बिना एग्जाम दिए ही। मतलब कि 5 साल जो है उसके बिना एग्जाम दिए ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हो गया फाउंडेशन स्टेज। अब चलिए दूसरा स्टेज जो है इसका वो है प्रिपरेटरी स्टेज। जो दूसरा है वो है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें क्या होगा कि ये जो है तीसरा नंबर, पहला तो 5वां फाउंडेशन स्टेज से हो गया और प्रिपरेटरी स्टेज जो है वो तीसरा है। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए 3 साल तक, पहले तो बच्चा जो है फाउंडेशन स्टेज में मैंने आपको बताया कि 1 और 2 उसका वहीं पे पास हो गया, और इसमें जो है बच्चा किस क्लास में आ गया, तो 3 से 5 3, 4, 5 यहाँ पर जो है ये प्रिपरेटरी स्टेज में होगा। इसमें क्या होगा कि यहाँ से एग्जाम होने लगेंगे। पहले तो बिना एग्जाम के वो पास हो गया 2 साल, 3 साल तक उसने एक्टिविटी की, खेला कूदा, एंड 2 साल तक 1 और 2 और 3 और 5, तीसरे और 5, 3, 4, 5 में क्या होगा कि बच्चे को पढ़ाया जाएगा, एग्जाम्स भी होंगे, बट कैसे, एक्टिविटी बेस्ड। कोई भी चीज़ बच्चे को जो है प्रैक्टिकल करके सिखाएंगे। उनके कुछ भी उन्हें सिखाना है तो उसमें एक्टिविटी को जोड़ा जाएगा। उनको जो भी चीज़ें सिखानी है वो एक्टिविटी के थ्रू, ताकि बच्चा जो है आसानी से सीखे और उसमें बोर ना हो। और उनको जो पढ़ाने का जो तरीका है, उनको कौन सी लैंग्वेज में, उनकी भाषा कौन सी होगी, उनको कौन सी लैंग्वेज में सिखाया जाएगा। तो अगर उनका मदर टंग जो भी हो या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है उसी में उनको सिखाया जाएगा। इंग्लिश में भी सिखा सकते हैं, बट ऐसा कुछ फोर्स नहीं है कि फोर्सफुली कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है।
कुछ भी नहीं, अगर उसका मन है इंग्लिश में पढ़ने का तो वो इंग्लिश में पढ़े, अगर उसका मन है अपना जो रीजनल लैंग्वेज है या जो मदर टंग है उसमें अगर वो कंफर्टेबल है तो वो उसमें पढ़े। क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चे क्या होते हैं कि अगर वो अपनी उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो मदर टंग है, उनकी जो रीजनल लैंग्वेज उसमें बच्चे जो है बहुत जल्दी जो है कोई भी चीज़ ग्रैब कर लेते हैं, उसमें उनकी जो सीखने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए ऐसा किया गया है कि कोई भी लैंग्वेज का जो है दबाव नहीं होगा, उनको जिसमें समझ में आए वो करें। तो प्रिपरेटरी स्टेज तक क्या हो गया, जो तीसरा है, ये तीसरा नंबर 5 + 3 + 4, तो तीसरे साल में बच्चे को 3, 4, 5 ये चीज़ें करा दी जाएंगी, और वो भी उनके मदर टंग, उनके रीजनल लैंग्वेज में। अब जो तीसरा स्टेज है, जो इसका तीसरा स्टेज है वो है मिडल स्टेज। तो इस मिडल स्टेज में क्या होगा कि जो बच्चा है वो क्लास 6 में चला जाएगा, और इस स्टेज में वो 6, 7, 8 मतलब 6 से लेकर 8 तक की जो पढ़ाई है वो मिडिल स्टेज में होगी। और इसमें जो है बच्चे को जो है कोडिंग सिखाई जाएगी, बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी, बच्चों को टेक्निकल जो नॉलेज है, मतलब उनको डिजिटली कनेक्ट किया जाए, वो चीज़ें सिखाई जाएंगी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसमें, इस वाले स्टेज में क्लास 6 to 8 में, कि बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे। वोकेशनल कोर्सेज का मतलब ये होता है कि अगर कोई बच्चा वोकेशनल कोर्सेज उस टाइम पे उसका अगर मन हो रहा है कि वो कारपेंटर का काम सीखे, बढ़ई का काम सीखे, या कोई लड़की जो है जिसका इंटरेस्ट है सिलाई में, उसका अगर सिलाई बुनाई में है, उसे अगर खाना बनाने में इंटरेस्ट आ रहा है होम साइंस से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड की जाए वोकेशनल कोर्सेज के थ्रू। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो डेवलप भी होगा, और वो सारी चीज़ें सीखने के लिए क्या होगा, हमेशा क्यूरोसिटी उसके अंदर रहेगी। और ऐसा नहीं है कि इनके मार्क्स नहीं जुड़े जाएंगे, इनके मार्क्स भी जुड़े जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को क्लास 6 से ही उनको वोकेशनल कोर्सेज जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। और बाकी तो इसमें वही है प्रिपरेटरी स्टेज में कि जो मैथ हो गया, साइंस हो गया या आर्ट्स, ये वैसे ही रहेंगे, बस इसके साथ जो है उनको एक इंडियन लैंग्वेज भी उनको सीखना होगा। इंडियन लैंग्वेज में उर्दू हो गया, संस्कृत, मराठी, मैथिली, ये सारी चीज़ें भी उनको इसके साथ सिखाई जाएंगी। तो ये था हमारा प्रिपरेटरी स्टेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो इसका फोर्थ स्टेज है वो है सेकेंडरी स्टेज। जो फोर्थ है वो है सेकेंडरी स्टेज। तो इसमें देखिए, ये जो सेकेंडरी स्टेज है, यहाँ पहले तो जो बच्चा है वो मिडिल स्टेज में था, तो वो 6 to 8 पास कर लिया था। अब इसमें क्या होगा कि जो बच्चा है वो 9 से 12th, इसमें जो है 9 से 12th में आ जाएगा। और सबसे मेन इसमें क्या होगा कि जो ईयरली एग्जाम्स होते थे उसे ख़त्म कर दिया गया है। अब क्या होगा कि इसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे। और हाँ, इसका एक प्रॉफिट भी है कि पहले देखिए कि जो ईयरली एग्ज़ाम्स होते थे, तो उस टाइम पे जब एग्ज़ाम पास में आ जाता था तो उसके 1-2 महीने पहले वो लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करते थे, तैयारी। अब क्या होगा कि सेमेस्टर वाइज होगा, तो इसमें जब हर 6 महीने पे एग्ज़ाम होगा तो इसके हिसाब से जो बच्चे की तैयारी है वो भी अच्छे से हो जाएगी। और ज़्यादा ये भी प्रेशर भी नहीं रहेगा कि एक ही बार आपको सारी किताबें, सारी चीज़ें पढ़नी है, उसको रिवाइज करना है। इसमें क्या होगा कि बच्चे के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। और सबसे मेन चीज़ कि इसमें कोई स्ट्रीम नहीं होगा, नो स्ट्रीम। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आप 9th क्लास में हो और अगर आपको साइंस अच्छी लग रही है बट 10th में आपको कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। फिर आपको 11th में कोई दूसरा सब्जेक्ट अच्छा लगा, उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, तो आप वो भी ले सकते हो। पहले तो ऐसा था कि अगर आपने 9th में साइंस ले लिया है तो आपको 10th में भी वही लेना है, 11th में भी साइंस ही लेनी है। 11th में तो जाकर फिर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेना है या बायो लेना है, ये हो जाता था। बट अब क्या है कि नो स्ट्रीम, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। और दूसरी चीज़ कि इस वाली स्टेज से आपको फॉरेन लैंग्वेज, जो फॉरेन लैंग्वेज है वो सारी चीज़ें सिखा। फॉरेन लैंग्वेज में से जैसे कि मान लीजिए जर्मनी हो गया, जापानीज़ हो गया, चाइनीज़ हो गया, कोई अमेरिकन लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें भी आप सीख सकते हो। जो भी आपका मन हो, जो लैंग्वेज आपको पसंद हो, जिसमें इंटरेस्ट हो, वो आप पढ़ सकते हो। और मल्टीपल सब्जेक्ट के चॉइसेस होंगे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है वो आप ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग उसको डेवलप किया जाएगा। जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप किया जाएगा। मतलब रोट लर्निंग, जो रोट लर्निंग है उस पर नहीं,
क्रिटिकल थिंकिंग, कि बच्चों को प्रैक्टिकल चीजें करके सिखाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सामने जो चीज है बच्चे के वो उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा है, वो उसका रीजन नहीं जानना चाह रहा है, कि बच्चे से पूछा जाएगा कि अगर पानी नहीं होगा, अगर बिजली नहीं होगी तो उससे क्या होगा, और अगर वो ज्यादा हो जाए, बरसात ज्यादा होने लगे तो उससे उसके जो क्या इफेक्ट होंगे, क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो ऐसी चीजें, ऐसी प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाएंगी जिससे कि उनका क्या हो सके, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके। तो इन चारों जो स्टेज में है, ये था तो पहले की ही तरह 10+2, बट क्या किया गया है कि 10+2 हमारा जो है 6 साल से शुरू होता था, और ये जो नई ये जो आई है पैटर्न 5+3+3+4, ये 3 साल से ही शुरू हो जाएगा। और पहले जो है स्टेट गवर्नमेंट वो 12 साल तक जो है नजर रखती थी बच्चों के एजुकेशन पर, और अब इसका मतलब क्या होगा कि 15 साल तक, 3 साल से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे स्टेजेस मैंने आपको समझा दिया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं कुछ और फैक्ट। तो जो मैंने आपको बताया कि वोकेशनल कोर्सेज, वो इसमें यही लिखा है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 में जो कौशल विकास पाठ्यक्रम, जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, वो क्लास 6 से ही बच्चों को दिया जाएगा, कि उनको अगर कारपेंटर का काम सीखना है, सिलाई बुनाई पढ़ाई जो भी सीखनी है, वो सारी चीजें वो इसमें सीख सकते हैं। और दूसरा है, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए, तो वो है क्लास 5, जो कि मैंने आपको बताया था। जो दूसरा था प्रिपरेटरी स्टेज, उसमें बच्चों को उसके मदर टंग, उसके रीजनल लैंग्वेज क्लास 3 से 5, वहां तक उनको जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है, कोई भी फोर्स नहीं है कि उनको उसी लैंग्वेज में पढ़ना है, तो वो हम क्लास 5 तक उनको उस लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। और ये कि हाल ही में जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका संशोधन कब किया गया, तो वो किया गया है 2020 में, और मैंने आपको बताया था कि ये 34 सालों के बाद आई है, और ये तीसरी शिक्षा नीति है। इसके पहले आई थी 1968, 1986 एंड 2020, और ये लागू कब से हो सकता है, तो 2022 या 23 से ये लागू हो सकता है। और दूसरा है, ये नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से वोकेशनल क्लासेस शुरू होंगी, तो ये मैंने आपको बता दिया है, क्लास 6 से ही उनको जो है आगे फ्यूचर के लिए उनके अंदर स्किल्स रिफॉर्म किए जाएंगे, स्किल डेवलप किए जाएंगे, जिससे कि वो पढ़ाई भी करें, साथ साथ में जो एक्स्ट्रा जो करिकुलम है, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी है, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सके, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो सके। उनको क्या करना है, डिजिटल कनेक्ट, डिजिटली उनको जोड़ना है, ई लर्निंग पर फोकस करना है, एक ही चीज, किसी भी एक चीज पर नहीं, किसी भी एक स्ट्रीम में ही नहीं, उनके पास बहुत लॉट ऑफ सोर्सेज हो, मल्टीपल चॉइस हो, ताकि बच्चा जो है किसी एक चीज की वजह से, कि अगर उसका कोई एक चीज वीक है, कोई एक सब्जेक्ट वीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए जो आगे के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाएं। अगर उसको उस सब्जेक्ट में नहीं समझ में आ रहा है तो वो दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, अपने जो सब्जेक्ट है वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार चेंज कर सकता है। एंड 9 पॉइंट है कि नई शिक्षा नीति में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है, तो जो एमफिल है, एमफिल को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, और जो PhD है वो तो वैसे ही है 4 साल का, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। एंड जो लास्ट पॉइंट है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब PhD करने के लिए क्या आवश्यक है, तो 4 साल की बैचलर डिग्री। इसको भी हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये कि अभी जो हम ग्रेजुएशन करते हैं वो होता है 3 साल का, जो हम ग्रेजुएशन करते हैं वो 3 साल का होता है, बट जो नई शिक्षा नीति जब लागू होगी तो वो जो ग्रेजुएशन है उसमें क्या हो जाएगा, वो 4 साल की बैचलर डिग्री हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि अभी जैसे कि हम लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो अगर हम लोगों ने ये बोला कि मान लीजिए कि कोई साइंस वाला है, अगर ये लिख दिए BA हो गया, BSc एंड MCOM, तो इसका मतलब कि अगर कोई BA से ग्रेजुएट हुआ है तो उसका मतलब बोलते हैं कि ये आर्ट्स का है, ये साइंस का है एंड इसने कॉमर्स लिया है। तो अब इस सिस्टम को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। अब ये नहीं कि आप BA किए हैं, BSc किए हैं या MCOM किए हैं, या इससे आपका जो स्ट्रीम है वो डिसाइड होगा। अब इसको खत्म कर दिया गया है। अब केवल और केवल आप ग्रेजुएट कहलाएंगे, चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम रहा हो। अब सिर्फ आप बैचलर डिग्री ही आपको
इसका मतलब हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट कहलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया और आपका पहला साल जो है कंप्लीट हो गया। अगर आपका पहला साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। क्या मिलेगा? कि ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। यहां पर मैंने लिखा भी है, अगर आपका पहला साल कंप्लीट हो गया तो आपको मिलेगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। एंड अगर आपका दूसरा साल कंप्लीट हो गया तब आपको मिलेगा एडवांस डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट डिप्लोमा। और अगर आपका तीसरा साल कंप्लीट हो गया तो आपको मिलेगा बैचलर डिग्री या फिर ग्रेजुएट डिग्री। और अगर आपका फोर्थ मतलब अगर आपने आगे की और पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखी तो फिर आपको मिलेगा बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको 4 साल ही करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो हैं 1 साल कर लेते हैं, 2 साल कर लेते हैं, बट किसी रीजन की वजह से, फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या फिर कोई और रीजन हो तो अपना पढ़ाई जो है वो छोड़ देते हैं। बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कोई 2 साल कर लिया है ग्रेजुएट और उसके बाद से वो 2, 3, 4 साल के बाद आ रहा है वापस, तो वो दोबारा से यहाँ से तीसरे साल से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। उस सारे प्रोसेस वही रहेंगे, उसको 2 साल का एडवांस डिप्लोमा मिला ही रहेगा एंड देन वो अपनी बैचलर डिग्री जो है वो भी कंप्लीट कर सकता है। या फिर अगर कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो अपनी जो है यहाँ पर जो तीसरा साल है यहाँ पर भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद से वो अपने कोई भी जॉब, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। बट अगर इसके बाद भी कोई अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता है तो वो फिर उसको कौन सी डिग्री मिल जाएगी? बैचलर डिग्री विद रिसर्च। तो यहाँ तक भी आप कर सकते हैं या फिर यहाँ तक भी कर सकते हैं आप। उसके बाद से जो इसमें दूसरा फैक्टर है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, ये जो है 1 साल का भी होगा और ये 2 साल का भी होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी ने 3 साल का ग्रेजुएशन कर लिया है, 3 साल की डिग्री कर ली है, तो उसको क्या होगा कि पोस्ट ग्रेजुएट ये जो पीजी है इसका केवल उसको ऐसा नहीं है कि 1 साल ही करना होगा, उसको करना होगा 2 साल। और अगर किसी ने ये चारों साल कंप्लीट कर लिए हैं तो उसको पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएट का 1 साल करना होगा। ये है तो पहले ही कि जैसे कि अभी मान लीजिए कि ग्रेजुएट कोई किया है 3 साल एंड पोस्ट ग्रेजुएट उसको करना होता है 2 साल, तो हो गए 5 साल। बट इसमें क्या है कि तो सेम चीज ये भी है कि अगर किसी ने किया है कि मान लीजिए कोई 4 साल किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको 2 साल करना होगा। अगर उसने 4 साल का ये कंप्लीट कर लिया है तो उसको सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट का 1 साल ही करना होगा। और अगर किसी ने ये 3 साल किया है देन उसको 2 साल का करना होगा। तो ये सारी चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी कि जो ग्रेजुएशन का है वो 4 साल का होगा, वो अपने ऊपर डिपेंड है। अगर आप 3 साल का करना चाहते हैं देन आप कोई जॉब की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आपने 2 साल में कर लिया है, बीच में आपकी पढ़ाई जो है वह रुक गई है, फिर बाद में आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें आपकी कोई भी पढ़ाई किसी भी तरह से रुकेगी नहीं। तो ये चीज़ जो है इसमें अच्छी है। तो और अगर आप पीजी भी करना चाहते हैं तो 4 साल कंप्लीट है, तो सिर्फ आपको 1 साल करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो थी मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी वो मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही बहुत से अच्छे कंटेंट लेकर आती रहूंगी जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।